नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ की फसलों पर 50% तक बढ़ाई एमएसपी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल किया है। पिछले साल ये 1868 रुपये प्रति क्विंटल था। बाजरा जो 2020-21 में 2150 रुपये प्रति क्विंटल था, वो अब 2250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह वृद्धि होती रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी रोकने में जुटी बीजेपी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बंगाल इकाई में गहराते असंतोष को दूर करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राज्य में पार्टी के कई नेताओं ने कड़े सवाल उठाए हैं और खुलकर नाराजगी का इजहार किया था। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने राज्य पार्टी प्रमुख दिलीप घोष की ओर से कोलकाता में बुलाई गई बैठक से किनारा किया है। मुकुल रॉय ने तो चुप्पी साध रखी, लेकिन उनके बेटे शुभ्रांशु ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने दावा किया है कि 35 बीजेपी विधायक टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं और लीडरशिप के संपर्क में है। आपको बता दें दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं ने खेमा बदलते हुए बीजेपी की ओर रुख किया था, लेकिन पार्टी की हार के बाद अब यह उल्टी नजर आ रहा है। विरोध के सुरों और पुनर्वापसी के इन संकेतों के बीच तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से भेंट की। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इमामों को भत्ता देने वाले कर्नाटक सरकार के कदम का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद कर्नाटक सरकार के खिलाफ दक्षिण कन्नड़ जिले में 41 मस्जिदों और मदरसों के इमामों को हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के फंड से कोविड लॉकडाउन मुआवजे के रूप में भुगतान करने के कदम के खिलाफ सामने आया है। राज्य के मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी को सौंपे गए ज्ञापन में विहिप ने कहा है कि हिंदू मंदिरों और देवस्थानों से प्राप्त धन का उपयोग मंदिरों और हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार द्वारा मस्जिदों और मदरसों के लिए इसका इस्तेमाल करने के फैसले की निंदा करते हैं। हालांकि विहिप ने कोविड लॉकडाउन से प्रभावित मंदिरों के पुजारियों को मुआवजा देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विहिप के एक बयान में दावा किया गया है कि ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्री ने विहिप नेताओं को आश्वासन दिया है कि निर्णय वापस ले लिया जाएगा। मंत्री को ज्ञापन देने वालों में विहिप के संभागीय सचिव चरण पंपवेल, जिलाध्यक्ष गोपाल कुठार और सचिव शिवानंद मेंडल शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। बंगाल में वैक्सीनेशन नीति को लेकर ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा भाषण छोड़कर कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के बीच वैक्सीन नीति को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमने अब तक 2 करोड़ लोगों को टीका दिया है। पीएम ने भाषण छोड़कर हमें कुछ नहीं दिया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार
सरकार जिंदगी और मौत का खेल खेल रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हम मोदी साहब को हटाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी क्रेडिट लेने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं। बिहार में चुनाव से पहले वादा किया गया है कि लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या अभियान चलाया जा रहा है, राज्य सरकारों के खिलाफ गंदा अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज का दाम बढ़ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। राकेश टिकैत ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को इतनी बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूं। मैं यहां की सीएम ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूं। हमें विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कोरोना वायरस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करे केंद्र सरकार। सरकार ने देरी से लिया फैसला। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार का रुख सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा होना चाहिए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया घर के पास टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र तक किसी संक्रमण वाहक के आने का इंतजार करने जैसा है। चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमें उसे खत्म करने की जरूरत है। यह शत्रु कुछ निश्चित स्थानों और कुछ लोगों के भीतर है जो बाहर नहीं आ सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट का झंझट होगा खत्म। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। अगर आप रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ले ली है तो उसका सर्टिफिकेट ही काफी होगा। रेल मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसे इस महीने मंजूरी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों को ट्रेन में सफर करने के दौरान अब आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। वैक्सीन लेने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट आरोग्य सेतु ऐप पर वेरीफाई कर सकते हैं। यह सुविधा आरोग्य सेतु ऐप पर कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है, बशर्ते आरोग्य ऐप का मोबाइल नंबर और कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए। आपने अगर वैक्सीन की पहली डोज ली है तो आरोग्य सेतु पर आपको आंशिक वैक्सीनेटेड दिखाया जाएगा और दोनों वैक्सीन ले चुके हैं तो फुल वैक्सीनेटेड दिखाया जाएगा। आरोग्य सेतु पर वैक्सीनेशन का ये अपडेट ही अपने आप में एक प्रमाण पत्र होगा और आप ट्रेनों में बिना किसी रोक टोक के सफर कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में भारतीय नियमित रूप से होते हैं भेदभाव का शिकार। सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला सच। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को नियमित रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाल ही में नस्ली भेदभाव वाली घटनाओं के बाद किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। जॉन्स हॉपकिंस और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहयोग से कराए गए एक सर्वे में यह बात निकल कर आई है। यह ऑनलाइन सर्वे 1200 भारतीय अमेरिकी नागरिकों के बीच किया गया। सर्वे के अनुसार पिछले एक साल में हर 2 भारतीय अमेरिकी नागरिकों में से एक के साथ भेदभाव किए जाने की जानकारी मिली है। हर रोज की गतिविधियों में भारतीय इन भेदभावों का शिकार होते हैं। त्वचा का रंग ही सबसे बड़ा भेदभाव का कारण है। ऐसे लोगों की भी भेदभाव की रिपोर्ट मिली है जो अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिकों की अपने ही समुदाय में विवाह करने की भी दर ऊंची रहती है, यानी ये अपने ही समुदाय में शादी करना पसंद करते हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिकों की संख्या अमेरिकी की कुल आबादी का 1% से कुछ अधिक है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 42 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खबर। नई नौकरियों में 40% वेतन वृद्धि का है अनुमान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी नौकरियां और रोजगार गंवाना पड़ा है। भारत में भी कोविड-19 प्रकोप के कारण नई भर्तियों पर बुरा असर पड़ा है। गुड़गांव की प्राइवेट एचआर कंपनी आरजीएफ प्रोफेशनल्स रिक्रूटमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कॉरपोरेट सेक्टर में कोरोना वायरस का गहरा असर नजर आ रहा है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट आरजीएफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट सैलरी वॉच 2021 में भारत के 19,000 से ज्यादा कैंडिडेट से जुटाए आंकड़ों
का विश्लेषण किया है। आरजीएफ की रिपोर्ट में मुआवजे के मुद्दे पर सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए अनुमान और बेंचमार्किंग की गई है। इससे कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर में कोविड-19 का काफी नेगेटिव असर देखने को मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कंपनियों के एचआर, एडमिन, फाइनेंस समेत हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के वेतन में कटौती देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, लॉकडाउन के दौरान की मिलेगी पूरी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संकट काल में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के चलते कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को घर पर ही रहना पड़ा था। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए नियमों में करने जा रहा है बदलाव। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय दिव्यांग जनों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद वे तय मानक के अनुसार कंपनियों से वाहनों को मॉडिफाई करा सकेंगे। इसके लिए रोड सेफ्टी विंग मानक तय कर रहा है, जो जल्द सड़क परिवहन मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए जाएंगे, जिसके बाद मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार देश में तमाम दिव्यांगजन ऐसे हैं जो दिव्यांगता के बावजूद वाहन को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड कराने के बाद उसे चलाने में सक्षम है। दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए मंत्रालय यह बदलाव करने जा रहा है, जिससे वे आवागमन के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। वाहन में मॉडिफाइड कराने के बाद दिव्यांगजन संभागीय परिवहन कार्यालय से लाइसेंस भी बनवा सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार दिव्यांगजन अपनी सुविधा के अनुसार एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक का स्थान बदलवा सकेंगे। इसके अलावा वे ड्राइवर सीट में बदलाव करा सकेंगे। इस तरह के तमाम बदलाव कराए जा सकेंगे। इस बदलाव में रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिव्यांगजन अपनी मर्जी से बदलाव नहीं करा सकेंगे। इसके लिए तय मानक होंगे जो सामान्य मैकेनिक द्वारा नहीं कराए जा सकेंगे। ये बदलाव कंपनी द्वारा ही कराए जा सकेंगे, जिससे मंत्रालय द्वारा तय मानक से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोविड महामारी आने से पहले ही वैक्सीन तैयार कर चुका था चाइना, विशेषज्ञों ने जताई आशंका। जी हां दोस्तों, अब तक तो पूरी दुनिया चीन पर इस बात को लेकर शक जता रही है कि उसने ही लैब में जानलेवा कोविड-19 वायरस पैदा किया है, जिसने दुनिया में 37 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है। वहीं अब देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि चीन ने इस वायरस के फैलने का अंदेशा देख महामारी का प्रकोप होने से पहले ही वैक्सीन भी तैयार कर ली थी। पूरी दुनिया में जहां कोरोना ने जमकर कहर बरपाया है, जबकि जिस देश में पैदा हुआ वहां केवल 91,000 मामले आए और 4,636 मौतें दर्ज हुई। कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा 140 करोड़ की आबादी वाला चीन मामलों की संख्या में दुनिया में 98वें नंबर पर है। यह सोचने वाली बात है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड के आंतरिक भागों, उड़ीसा, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों 11 जून के आसपास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके चलते एक ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तथा गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक फैली रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, हाजिर बाजार में आज सोना
एवं चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 92 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली। इससे दिल्ली में सोने का भाव 48,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया, जो कि पिछले सत्र 48,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमत में 414 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे शहर में चांदी की कीमत 70,181 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 70,595 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के 135 डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं। आज एक बार फिर पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में इजाफा किया है। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें अब तक 13% बढ़ चुकी हैं। आज पेट्रोल में 24 से 27 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दामों में 25 से 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $72 प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2 बैंकों के निजीकरण पर बड़ी बहस, कर्मचारियों के लिए तैयार हो रही है VRS प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसके लिए सरकार कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेकर आ सकती है, यानी उन्हें एक अच्छे पैकेज के एवज में नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार एक आकर्षक VRS प्लान तैयार कर रही है, जो उन निजी क्षेत्र की संस्थानों के लिए अधिग्रहण ज्यादा बेहतर और उपयुक्त बना देगा, जो बैंकिंग सेक्टर्स में आने के लिए इच्छुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण 2021-22 को पेश करने के दौरान 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव पेश किया था। सूत्रों ने कहा है कि VRS जबरन बाहर निकालने का विकल्प नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए विकल्प है जो अच्छे वित्तीय पैकेज के साथ जल्दी सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा है कि यह सब कुछ सरकारी बैंकों के कंसोलिडेशन के समय भी किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेफ बेजोस, एलन मस्क समेत 25 रईसों ने नहीं भरा टैक्स, अमेरिकी टैक्स सिस्टम की खुली पोल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के 25 सबसे अमीर लोग कोई टैक्स नहीं देते हैं। इसमें जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग और एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे बड़े रईस शामिल हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट में छपा है कि समाचार संगठन ProPublica के एक एनालिसिस के अनुसार, जो आंतरिक राजस्व सेवा कर डेटा के एक समूह पर आधारित था, 2014 से 2018 के बीच इन रईसों ने अपनी कमाई के हिसाब से या तो बहुत कम टैक्स दिया है या फिर बिल्कुल ही नहीं दिया है। एनालिसिस से पता चलता है कि फोर्ब्स की ओर से तैयार की गई एक सारणी के मुताबिक अमेरिका में देश के सबसे बड़े अमीर लोगों ने टैक्स में अपनी संपत्ति का केवल एक अंश $13.6 बिलियन का ही भुगतान किया है, जबकि उनकी कुल संपत्ति $401 बिलियन से बड़ी थी। एनालिसिस के मुताबिक साल 2014 से 2018 के दौरान अमेरिका के टॉप 25 रईस लोगों ने 15.8% या $13.6 बिलियन का औसत टैक्स चुकाया है। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अमेरिकी टैक्स सिस्टम में किस कदर असमानता है, क्योंकि जेफ बेजोस, ब्लूमबर्ग, वारन बफे, एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस जैसे प्लूटोक्रेट्स टैक्स कोड में खामियों का फायदा उठाने में सक्षम हैं। दरअसल ज्यादातर धन जो ये अमीर कमाते हैं, जैसे उनके द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के शेयर, वैक्सीन, होम्स, याट और दूसरे तमाम तरह के निवेश टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आते हैं। इन्हें तभी टैक्सेबल माना जाता है जब उन संपत्तियों को बेचते हैं और फायदा उठाते हैं। इसके बाद भी टैक्स कोड में कई खामियां हैं जो उनकी टैक्स देनदारी को या तो सीमित कर देती है या खत्म कर देती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।